नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आरसीईपी पर भारत का बड़ा बयान। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मांगे मानी जाएं तो फैसले पर पुनर्विचार संभव। चीन का भी भारत से आरसीईपी में शामिल होने का आग्रह, मांगों पर विचार करने का आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उत्तरी भारत में प्रदूषण के कारण पैदा हुई स्थिति पर की गई चर्चा। पश्चिम भारत के हिस्सों में महाचक्रवात के मद्देनजर मौजूदा हालात की भी प्रधानमंत्री ने की समीक्षा। तूफान के चलते गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका। देश में इन्वेंशन और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत सहायता दे रही है सरकार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है भारत। बैंकों के धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 15 राज्यों में 169 जगहों पर की गई छापेमारी। सीबीआई ने 7,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में 35 केस किए हैं दर्ज। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर वकीलों के खिलाफ पुलिस कर्मियों का धरना खत्म। 10 घंटे बाद बहाल हुआ मुख्यालय के बाहर ट्रैफिक। पुलिस कर्मियों की मांगे मानने का दिया गया भरोसा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि फिलहाल आरसीईपी से भारत के बाहर निकलने का निर्णय ले लिया गया है, लेकिन अगर आरसीईपी में शामिल देश भारत की मांगे मानने के लिए तैयार हैं तो भारत उस पर विचार करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हित में कोई भी प्रस्ताव आएगा तो उस पर निश्चित तौर पर विचार होगा। विदेश नीति में कोई भी देश अपने देश के हित को लेकर बात करता है और भारत यही कर रहा है। उधर चीन के प्रवक्ता गेंग शांग ने भारत से आरसीईपी में शामिल होने का आग्रह किया है। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीजिंग में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वो भारत की मांगों पर विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो भारत की सभी मांगों पर आपसी समझदारी और सहमति के आधार पर बात करने को राजी हैं और भारत की जो भी मांगे होंगी उसे हल किया जाएगा। For the present, it is a final decision. We are not joining RCEP. But if all our demands are met, and which are the demands which will strengthen Indian industry, which will give Indian industry more scope for growth, will open markets, better markets for Indian industry, without adversely affecting India's interests, without allowing an indiscriminate surge of imports, without allowing India to become the dumping ground for other countries, but will open up opportunities for our goods, our services, and our investments in this region, and balance the trade deficit that India is suffering, then I think every government is always open to discussions and negotiations. But for the present, it is a final decision to stay out of RCEP, and should the other countries come up with better offers, which is in India's interest, in the interest of India's industry and the people's interests, we will discuss it with our industry, like we have had continuous stakeholder discussions. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत के अन्य देशों के साथ पूर्व में हुए सभी मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस क्रम में आसियान के साथ पूर्व में हुए मुक्त व्यापार संधि पर भी नए तरीके से बात होगी और इसके लिए आसियान राजी भी हो गया है। दक्षिण कोरिया के साथ हुए मुक्त व्यापार संधि की समीक्षा हो रही है और जापान के साथ इस पर जल्द ही समीक्षा शुरू होने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईएस्ट लेवल पे इस विषय को उठाया और उसी के कारण अब आसियान देश भी तैयार हो गए हैं रिव्यू करने के लिए। कोरिया से रिव्यू शुरू हो चुका है, जापान भी तैयार हो गया है। अगली जॉइंट वर्किंग ग्रुप में हम उस पर चर्चा करेंगे किन किन विषयों के ऊपर हमने पुनः विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूं भारत के इंटरेस्ट के विषय, खासतौर पे गुड्स में, सर्विसेज में, हम इन रिव्यूज के माध्यम से इस पे चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये सरकार जो ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ते गया यूपीए के समय 1100%, उसको संतुलन में लाने में सफल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रदूषण के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कल सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। पीएमओ प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने प्रदूषण के हालात पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में महाचक्रवात को लेकर पैदा हुए मौजूदा हालात की भी समीक्षा की। इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार भी शामिल हुए। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान महा के जल्द ही दीव और पोरबंदर के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात तट को पार करते समय तूफान की अधिकतम गति बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटे होने की आशंका है। साथ ही गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। एनडीआरएफ के 15 दल गुजरात में हैं और अतिरिक्त 15 दलों को एहतियात के तौर पर बुलाया गया है। वायुसेना का विशेष विमान आज एनडीआरएफ के 140 लोगों और 8 टन राहत सामग्री को लेकर जामनगर पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात तूफान बनता दिखाई दे रहा है, जबकि अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान महा अब भी अपनी गति बरकरार रखे हुए है। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट अब भी जारी है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न उतरने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा से बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता अनु दीवान ने। अरब सागर पर उठा चक्रवात तूफान पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा हैं। सर, इस समय तो महाचक्रवात तूफान की क्या स्थिति है? जो महा नामक चक्रवात है वो अरबियन सी में अभी केंद्रीभूत है। वो मगर आज थोड़ा वीक होकर के वेरी सीवियर साइक्लोन में परिणत हो गया है। हमारा उम्मीद है कि ये धीरे धीरे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में गुजरात की तरफ मूव करेगा और वीक होते रहेगा। और ये 7th मॉर्निंग को गुजरात तट को दीव के आसपास एज ए मार्जिनल साइक्लोन स्टॉर्म विंड स्पीड ऑफ 70 to 80 kmph होते हुए जाएगा। सर, लेकिन कौन कौन से राज्यों को अभी भी अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है? अभी हम 2 राज्यों को अलर्ट दिए हैं। एक है कि गुजरात और दूसरा है कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। इसके साथ साथ जो दामन दीव है, दादरा नगर हवेली है, उसको भी हम वार्निंग देकर रखे हैं। लेकिन आपके जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ गुजरात पे जो महाचक्रवात आ रहा था वो वीक हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल में एक तूफान बन रहा है, वो क्या है? क्या उसको आप समझा सकते हैं? जी, बे ऑफ बंगाल में एक डिप्रेशन आज सुबह बना हुआ है। ये डिप्रेशन धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति कर रहा है। 24 आवर्स तक ऐसे ही मूवमेंट रहेगा। इसके बाद ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट करेगा और हमें उम्मीद है कि ये कल एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत हो जाएगा और इसके भी बाद ये धीरे धीरे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत हो सकता है। सर, लेकिन यहाँ पे ये जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो तूफान आ रहा है वहाँ पे बारिश की क्या संभावना है और स्थिति फिलहाल किस तरह की है? अभी हमारा ये उम्मीद है कि ये जो वेदर सिस्टम आ रहा है इसके प्रभाव में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल नॉर्थ उड़ीसा का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से वहाँ 9 तारीख को शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट्स है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट स्पेशली, उसमें सभी जगह में बारिश होने के साथ साथ हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकता है 9, 10 और 11 तारीख को। इसके साथ साथ जो मिजोरम एंड त्रिपुरा है वहाँ भी हम हैवी टू वेरी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 से 11 के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
दिल्ली के प्रदूषण पर एनजीटी ने आज सुनवाई की। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि कूड़ा जलाने के मामलों को रोकने के लिए वो क्या कर रही है। एनजीटी में दिल्ली के मुख्य सचिव ने यह माना कि प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदम अधूरे हैं, अभी और कदम उठाए जाने की जरूरत है। कूड़ा जलाने के मामले में कमी आई है, लेकिन और सख्ती की जरूरत है। एनजीटी ने केंद्र सरकार से भी प्रदूषण रोकने के कदमों के बारे में पूछा। इस पर केंद्र ने कहा कि प्रदूषण को लेकर सचिव स्तर की बैठकें जारी हैं। केंद्र ने राज्यों को इस समस्या से निपटने के लिए 1150 करोड़ रुपए दिए हैं। इस साल प्रदूषण रोकने के लिए 50,000 मशीनें मुहैया कराई गई हैं। और पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की वजह से राज्यों में स्थिति गंभीर है। पंजाब और हरियाणा में किसान लगातार पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप किसानों के लिए पराली ना जलाने का विकल्प निकाला है, जिसमें पराली को जलाने की जगह उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। आईआईटी दिल्ली के इन छात्रों के हाथ में ये कप, प्लेट, ग्लास, लैंप जैसी चीजें किसी प्लास्टिक वेस्ट से नहीं बल्कि पराली से बनाई गई हैं। इन छात्रों ने एक बायो फ्रेंडली तरीका इजाद किया है। ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसकी मदद से पराली को बायोडिग्रेडेबल कटलरी यानी प्लेट, ग्लास, कप, लैंप जैसी डिस्पोजेबल चीजें बनाई जा सकती हैं। हम लोगों ने बस पता करना स्टार्ट किया कि किस वजह से स्मॉग वगैरह होता है, तो हमें पता चला कि बहुत मेजर कॉज स्मॉग के लिए पराली के जलने से भी होता है। तो हमने बोला कि ये तो मतलब एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ सेल्यूलोज हो सकता है, जो कि हम लोग वेस्ट पेपर के फॉर्म में यूज़ कर ही रहे थे। एक तरह से पेपर इज सेल्यूलोज। तो हमने बोला कि क्यों ना इसके अराउंड हम लोग वर्क करना स्टार्ट करें। तभी से हमने कुछ हम रिसर्च स्टार्ट किया था इसके ऊपर, जो कि अभी हमारे एक तरह से प्रोसेस बन के आया है। तो धीरे धीरे रिसर्च करते करते हम लोगों को ये केमिकल प्रोसेस मिला, जिसके थ्रू हम लोग अब पराली से सेल्यूलोज निकाल के उससे पेपर बना पाते हैं। अगर हम छोटे छोटे, हमारी प्रोसेस इस तरह की है जहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स लगाए जा सकें, तो सोच लीजिए कि मान लीजिए 10 फार्म्स हैं, 10 फार्म्स का हम एक यूनिट लगा लें या 4 फार्म्स का एक यूनिट लगा लें। इस तरह के यूनिट अगर हम सेटअप करें तो फार्मर्स के लिए कॉस्ट जो है कम हो जाता है, क्योंकि आप हर जगह से पल्प बना रहे हैं और वो उनके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि उनका और इस प्रोसेस में हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो भी हेल्प करेगा, क्योंकि हम उनको वहाँ पे सब कुछ सिखाएंगे और वहाँ पे उनको हम बताएंगे कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, एंड दे कैन देमसेल्फ सेल द पल्प। इन डिस्पोजेबल्स की खास बात यह है कि ये वाटरप्रूफ भी हैं। क्रिया लैब के फाउंडर के मुताबिक पहले प्राकृतिक केमिकल की मदद से पराली में मौजूद ऑर्गेनिक पॉलीमर को सेल्यूलोज से अलग कर पल्प तैयार किया जाता है। ये पल्प सेमी सॉलिड होता है। इसे सुखाकर नमी खत्म की जाती है और फिर इससे कप, प्लेट, जार आदि बनाए जाते हैं। ये पल्प जो है ये राइस्ट्रॉ से बना हुआ पल्प है और इस पल्प से हम अभी बेसिकली 4 तरह के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। पहला है टेबल वेयर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस तरह के कप्स, प्लेट्स, बोल्स और इस तरह के पैकेजिंग के सामान हम बना पाते हैं, टेबल वेयर्स। सेकंड इज़ हमारे क्राफ्ट आइटम्स। सो ये जो क्राफ्ट आइटम्स हैं ये भी राइस्ट्रॉ से बने हुए बोर्ड से ही बने हैं और इस पेपर की सबसे खास बात ये है कि इस पर हम नॉर्मल A4 शीट की तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब प्रिंट हमने नॉर्मल प्रिंटर से ही लिए हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का कारण पराली जलाने को बताया जा रहा है। नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक भारत में हर साल करीब 80 लाख टन पराली जलाई जाती है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की आज से कोलकाता में शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें सोचना होगा कि साइंस का उपयोग कैसे लोगों के जीवन को सुगम बनाने में किया जा सकता है। इसलिए साइंस फॉर सोसाइटी का बहुत महत्व है। जब सभी वैज्ञानिक, सभी देशवासी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश का भी लाभ होगा। विज्ञान वही उपयोगी है जो समाज के हित में हो। इसलिए समाज की मदद करने के लिए अपनी क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक सोच का उपयोग बहुत आवश्यक है। जब इस सोच के साथ काम किया जाता है तभी साइंस फॉर सोसाइटी का सामाजिक सिद्धांत भी सफल हो पाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइंस में फेलियर नहीं होते, सिर्फ एफर्ट्स होते हैं।
एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और सक्सेस होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में भी दिक्कत नहीं आएगी और जीवन में भी। उन्होंने कहा कि देश में आज साइंटिफिक टेम्पर एक अलग स्तर पर है। ये तर्क और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाने की समझ पैदा करता है। 4 दिवसीय इस महोत्सव की थीम इस बार रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन है। इसमें देश विदेश के करीब 12,000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव के दौरान 28 से अधिक कार्यक्रम होंगे। जिस समाज में साइंटिफिक टेम्पर की ताकत बढ़ती है, उसका विकास भी उतनी ही तेजी से होता है। साइंटिफिक टेम्पर अंधश्रद्धा को मिटाता है, अंधविश्वास को कम करता है। साइंटिफिक टेम्पर समाज में क्रियाशीलता को बढ़ाता है। साइंटिफिक टेम्पर प्रयोगशीलता को प्रोत्साहित करता है। हर चीज में रीजनिंग खोजता है, तर्क और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाने की समझ पैदा करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर आज एक कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर का काम तेजी से पूरा किए जाने पर सरकार को बधाई दी। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने गुरु नानक की तपस्थली करतारपुर साहिब तक गुरु के प्यारों के लिए गलियारा तैयार करने का काम बहुत तेजी से पूरा किया। आज से केवल 4 दिन बाद यह गलियारा दर्शन करने वालों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इस सुखद उपलब्धि के लिए मैं सभी भारतवासियों को लख लख बधाइयां देता हूं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज चेन्नई के CLRI अड्यार में पुस्तक म्यूजिकल एक्सीलेंस ऑफ मृदंगम का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के पास संगीत की पुरानी विरासत रही है और भारतीय संगीत के मूल को वैदिक साहित्य में खोजा जा सकता है। खासकर सामवेद में भारत का शास्त्रीय संगीत समय के हिसाब से और बेहतर होता गया। भारतीय संगीत की वजह से भारत के में लोग जाति धर्म के ऊपर उठकर एक दूसरे से जुड़ते रहे हैं। India has a long, rich musical heritage, starting with Samaveda and Natya Shastra, composed almost 2,000 years ago. The roots of Indian music can be traced to Vedic literature. Samaveda in particular, the Sanskrit saying Susurveti Parsurveti Veti Gana Rasam aptly sums up the magical power of music. The classical music and dances of India, like India's philosophical and religious thoughts, have flourished over ages. The unbroken tradition of musical excellence continues even to this day. What defines India is this rich heritage of music and its unifying role in bringing people together, cutting across religious regions, castes and communities. बैंक धोखाधड़ी को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने एक साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 169 जगह पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दादर नागर हवेली समेत 15 राज्यों में 169 ठिकानों पर उसने छापेमारी की और इस दौरान फ्रॉड केस से जुड़े सबूतों की तलाशी ली। सीबीआई ने 7,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में 35 मुकदमे दर्ज किए हैं और उसी सिलसिले में यह छापेमारी की गई है। और दिल्ली पुलिस का वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर चल रहा पुलिस मुख्यालय पर धरना अब खत्म हो गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को शांत करने के लिए पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने संबोधित किया। उन्होंने जवानों से शांति बनाए रखने और ड्यूटी पर लौटने की अपील भी की। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ने कहा कि घायल पुलिसकर्मियों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने यह माना है
कि पार्किंग के विवाद पर पुलिस ने वकीलों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, लेकिन बार अधिवक्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील के साथ ही हड़ताल खत्म करने को भी कहा। उपराज्यपाल ने भी इस मसले पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। दरअसल 2 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच पार्किंग को लेकर विवाद के बाद झड़प हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल और दिल्ली बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कल सुनवाई होगी। केंद्र ने आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हालात की समीक्षा की। उन्होंने घायल अधिवक्ताओं और पुलिस कर्मियों के लिए हर संभव उपचार मुहैया कराने की बात कही है। साथ ही दिल्ली पुलिस के घायल अधिकारियों को भी उचित पूर्व मुआवजा दिए जाने की बात कही। चिराग पासवान को एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं, जो बिहार के जमुई से सांसद भी हैं। चिराग से पहले रामविलास पासवान ही पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने जलवायु परिवर्तन को जीवन की निरंतरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत, बांग्लादेश, चीन और जापान पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने का सबसे अधिक जोखिम है। आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने बैंकॉक आए गुतेरेस ने कहा कि आज दुनिया में जीवन की निरंतरता यानी कि वर्तमान अवस्था में खुद को बनाए रखने की क्षमता के आगे सबसे बड़ा जोखिम जलवायु परिवर्तन है। उन्होंने हाल में आई एक शोध पर केंद्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्र का स्तर हमारे अनुमान के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देशों ने इस रुझान को नहीं बदला तो शोध का अनुमान है कि 2050 से पहले 30 करोड़ लोग डूब जाएंगे या विस्थापित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया है, जिसमें जापान, चीन, बांग्लादेश और भारत शामिल है। उन्होंने कहा कि थाईलैंड में 10% आबादी के डूब क्षेत्र में आने की आशंका है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सरकारों, व्यापार समुदाय, नागरिक समाज और स्थानीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बढ़ते तापमान को तत्काल नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि कश्मीर घाटी में इस वक्त पूरी तरह से शांति है और आम जनजीवन सामान्य है। कश्मीर से राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत दिल्ली आए मौलवी, ग्रंथी और पंडित धर्म शिक्षकों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी सभी के लिए है और सभी धर्मों के लोग वहां बेझिझक बस सकते हैं। उन्होंने धार्मिक शिक्षकों से घाटी के लोगों को इस बारे में जागरूक करने की अपील की। सेना प्रमुख ने कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर संतोष जताया और कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब स्थिति सामान्य है और आतंकवादी वारदातें भी ना के बराबर हैं। I was very happy to meet from the Rajouri area religious teachers who are Maulvis, Granthis and Pandits who have all gathered together and come here as part of the National Integration Tour. I think firstly the relevance of this is that this highlights that how all communities in Kashmir can live together. This is, I think, a very significant message which is being sent to the Awam of Kashmir, that if the Granthi, the Maulvi and the Pandit can move together, operate together, obviously they understand that whatever their religious books and texts are preaching, that the basic message is the same. And the message is of peace and harmony. महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास की आज जयंती है। इस मौके पर चित्तरंजन दास को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि दी गई।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के अलावा कई सांसदों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बैरिस्टर के तौर पर उन्होंने अपना पहला मुकदमा 1908 में अलीपुर बम कांड का लड़ा। इसमें चितरंजन दास बचाव पक्ष के वकील बने और अरविंदो घोष की तरफ से दलीलें पेश की। असहयोग आंदोलन के वक्त तो उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। चितरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय के साथ स्वराज्य पक्ष की स्थापना की। उन्होंने फॉरवर्ड अखबार खरीदा और इसका नाम बदलकर लिबर्टी रख दिया, जिसमें ब्रिटिश विरोधी लेख छपे। चितरंजन दास कोलकाता के पहले मेयर भी रहे। 16 जून 1925 को उनका निधन हो गया। और फिलहाल इन खबरों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।